Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. हम बात कर रहे थे टॉर्शन शाफ्ट में कैसे डेवलप होता है और उसकी जो टॉर्शन की इक्वेशन थी वो भी हमने देख ली थी। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। पहले टॉर्शन की इक्वेशन जो थी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। ये क्या थी? टॉर्शन की इक्वेशन हुआ करते थे। क्या है कि ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, T बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल लेके चलते हैं, तो उस केस में क्या सीन बनता है वो हम देखेंगे। T बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें? टी एल इज इक्वल्स टू जी थीटा जे। अगर हमें पूछ ले कि थीटा निकालो तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी एल बाई जी जे। टी हमें पता है क्या होता है, एल के हमें पता है, जी की पता होता है और जे क्या है वो भी हमने देख लिया था। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जी और जे की अलग अलग वैल्यू ना देके जी जे की कंबाइन वैल्यू दे देती है कि इसकी वैल्यू इतनी है, आप डायरेक्ट पुट करो और थीटा की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, जी जे की कंबाइन वैल्यू दे देती है, इकट्ठी वैल्यू दे देती है। तो ये जो जी जे है इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी, रिजिडिटी। बहुत मेरे लिए तो बहुत टफ़ काम है, इसको पूरा पढ़ना बहुत दिक्कत होती है, पूरा कंसंट्रेट करना होता है मुझे जब ये बोलना होता है। संधि विच्छेद करके पढ़ती हूँ मैं इसको। तो ये क्या है? आपका टॉर्शनल रिजिडिटी है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे देगा कि ये जो है टी आर की वैल्यू ये क्या है, दी हुई है। ठीक है, ये टॉर्शनल रिजिडिटी की वैल्यू दी हुई है। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को यहाँ पे रखोगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखने वाली क्या है यहाँ पे कि जैसे कि ये सर्कुलर शाफ्ट है जो कि फिक्स है। ये शाफ्ट हो गई, ये इस तरीके से है यहाँ पे, ये क्या है, फिक्स हो गई है। ये इसकी हमने एक्सिस दिखा दी कि दिस इज़ द एक्सिस। अब एक्सिस हो गए। होता क्या है यहाँ पे कि सपोज़ करो, ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अगर हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो घुमा रहे हैं उस पर ऐसे करके, तो क्या होता है उसके पॉइंट्स की जो लोकेशन होती है वो चेंज होती है। आप अगर अपनी पेन को भी घुमा के देखें ना तो क्या होता है, जब उसको रोटेट कराएंगे या थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा घूमेगा। जैसे कि ये कैप है, ठीक है, हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की, अगर हमने ट्विस्ट किया तो इस कैप की जो लोकेशन होगी पहले यहाँ थी, ट्विस्ट करने के बाद कुछ ऐसी होगी, और ट्विस्ट करेंगे ऐसी हो जाएगी, और करेंगे ऐसी हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना हम ट्विस्ट कर देंगे इसको कि ये फेल ही हो जाएगा, ये बेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें उस लिमिट तक जाना नहीं है कि फेल हो जाए, हमें तो अल्टीमेटली हर हाल में अपने कंपोनेंट को सेफ रखना है। तो उस कंडीशन पे हम क्यों जाएंगे जहाँ पे मटेरियल फेल हो जाए, जहाँ पे शाफ्ट फेल हो जाए, तो वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है। क्या है, तो फिर यहाँ पे ये एक्सिस हमने मान ली, ये अज्यूम किया एक पॉइंट, इस शाफ्ट पे हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। ये पॉइंट जब हम ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्विस्टिंग दी। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट की लोकेशन कुछ चेंज होगी। आपको अच्छे से पता है, कॉमन सेंस वाली बात है ये कि इस पॉइंट की जब ट्विस्ट करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, ये पॉइंट, ये एंड जो है वो फिक्स है, ये नहीं बदल रहा, यहाँ पे फिक्स है, और दूसरी साइड हम ट्विस्ट करा रहे हैं। इसमें इस साइड, इस फेस पे कोई चेंज नहीं होगा। इसको अगर फिक्स कर दिया तो इस पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सारा जोर जो होगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसलिए चेंज किस पॉइंट पे होगा, चेंज कहाँ होगा, इसी पॉइंट पे होगा। ये तो पॉइंट फिक्स है ना, ये हमें पता है, ये पॉइंट हमने, ये साइड हमने फिक्स की हुई है, तो ये फिक्स है। तो ये क्या है आपका, ये पॉइंट यहाँ पे इधर ट्विस्टिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन इधर वाला जो पॉइंट है इसके पैरेलल वो तो वहीं पे रहेगा ना, क्योंकि ये साइड हमने फिक्स की है। अगर हमने इधर की साइड फिक्स की होती और ये वाला इधर का ओपन होता, ठीक है, इधर ट्विस्टिंग लगा रहे होते, तो यहाँ पे क्या होता, वो फिक्स होता पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन क्या होती, चेंज होती, क्योंकि ट्विस्टिंग हम उधर प्रोवाइड कर रहे हैं। होता क्या है कि ट्विस्टिंग जिधर प्रोवाइड करेंगे उधर ही पॉइंट्स के लोकेशन में चेंजेस होंगे, जिधर
फिक्स होगा, वहाँ पे पॉइंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, पॉइंट में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये पॉइंट जो था ट्विस्टिंग के बाद यहाँ पे उसकी लोकेशन चेंज होके यहाँ पे हो गई, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पे है उसके पैरेलल यहाँ पे देखा जाए तो वो पॉइंट तो वही रहेगा, चाहे हम ट्विस्टिंग लगाएं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उस पॉइंट की लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो अगर ये सेंटर है इस एक्सिस का, इस चीज़ को हम इससे सेंटर से मिला देते हैं तो ये हमें मिलता है थीटा। थीटा इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो कि हमने टॉर्शन इक्वेशन में देखा था। अब आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता था। ठीक है, क्या है थीटा, क्या मिला एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि पॉइंट की लोकेशन चेंज हो रही है। किस साइड, फ्री वाली साइड। फिक्स वाली साइड क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके पॉइंट की लोकेशन में कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे इसको अगर इस पॉइंट से हम जोड़ दें, पहले हमने इनिशियल पॉइंट को जोड़ा था, फाइनल पॉइंट को अब जोड़ देते हैं। इसके लिए तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ये क्या निकल गया आपका, इसको जोड़ा हमने और ये जो एंगल बनाता है दिस इज़ कॉल्ड शेयर एंगल। ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा शेयर एंगल। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से आपके कि ये जो फाई है, फाई इज़ कॉल्ड शेयर एंगल, राइट। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो कि हमने पढ़ा था। अब अगर हम इसकी बात करें, जी जे टॉर्शनल रिजिडिटी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शाफ्ट रिजिड है। रिजिड मतलब ये रिजिडिटी अगर टर्म आ गया तो इसका मतलब क्या है, शाफ्ट जो है रिजिड है। रिजिड मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा उसको हिला नहीं सकते हम। रिजिड मतलब क्या होता है, एक स्टिफ बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिजिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो कोई भी शाफ्ट है, अगर कोई शाफ्ट है वो ज़्यादा रिजिड है तो क्या होगा वहाँ पे कि अगर जी जे की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इट मीन्स कि अगर रिजिड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, मार्कर को भी पता नहीं क्या हो गया है, जी जे की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, अगर शाफ्ट ज़्यादा रिजिड है तो इसका मतलब कि मूवमेंट भी कम होगा शाफ्ट में। कोई शाफ्ट है वो ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा रिजिड होने का मतलब है कि वो ज़्यादा स्टिफ है, उसको ज़्यादा हम नहीं घुमा सकते, बहुत कम अमाउंट में घुमा सकते हैं। जब कम घुमा पाएंगे तो इट मीन्स कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी कम होगी, क्योंकि वो घूम ही नहीं रहा है, आप घुमा ही नहीं सकते, वो रिजिड है भाई, वो रिजिड है, वो घूम ही नहीं सकता। जब घूमेगा नहीं तो इट मीन्स कि थीटा जो क्या होगा वो कम हो जाएगा। घूमेगा कब, जब आप कह सकते हो एक कोई सॉफ्ट मटेरियल ले लो, कोई सॉफ्ट मटेरियल ले लो, सॉफ्ट मटेरियल को घुमाना आसान है या फिर हार्ड मटेरियल को घुमाना आसान है, खुद सोच के देखो ना। आप किसी चीज़ को आप देख लो कि आटा है, ठीक है, जिसकी रोटियां हम बनाते हैं, अगर आटा गुंधा हुआ आटा आप लो तो क्या करोगे, उसको अगर ट्विस्ट करोगे, हल्का सा भी अगर फोर्स लगाओगे, हल्का सा भी ट्विस्टिंग मूवमेंट देने की कोशिश करोगे, वो ज़्यादा घूम जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से आप किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लो, कुछ आप कह सकते हो कोई हार्ड चीज़ ले लो, ठीक है, टाइट आटे और जो आप कह सकते हो कि कैसे मैं समझाऊँ, टाइट आटा है जो हम आटा गूंथते हैं, टाइट है, हार्ड है वो, और एक होता है एक जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा करके आप क्या करते हो उसको काफ़ी थोड़ा पतला कर दो, तो उस पतले वाले को घुमाना आसान है या फिर जो काफ़ी टाइट गुंधा हुआ आटा है उसको घुमाना आसान है। ठीक है, जो डो होता है, आटे का डो जो होता है, जो अगर हार्ड है उसको घुमाना ईजी होगा, या जो फिर आप सॉफ्ट कह सकते हो, जो सॉफ्ट है उसको घुमाना ईजी होगा। तो जो सॉफ्ट है उसको घुमाना ईजी होता है। तो रिजिडिटी का मतलब यही है कि अगर वो हार्ड है, वो रिजिड है, तो क्या होगा, उसको घुमाना ईजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी और वो उस लिमिट तक घूम भी नहीं पाएगा। तो जो थीटा है वहाँ पे उस केस में थीटा की भी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। जीजे अगर ज़्यादा हुआ तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये बताओ, यहाँ पे दोबारा देखते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू कम हुई तो फाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डायग्राम फिर से बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ये एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉइंट ये रहा और ये पॉइंट ये रहा, यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था और यहाँ पे अगर हमने क्या किया, थीटा ही कम कर दिया है। जब थीटा कम करेंगे तो फाई तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। अगर थीटा यहाँ पे होगा, ये थीटा हमने ये ले लिया तो फाई यहाँ बनेगा, अगर थीटा यहाँ ले लिया तो फाई ऐसे बनेगा, तो फाई बढ़ता जाएगा जब थीटा बढ़ाएंगे। इट मीन्स कि थीटा और फाई क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो थीटा अगर कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कि क्या मैं समझाना चाहती हूँ। रिजिड है, रिजिडिटी अगर बढ़ेगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा हम नहीं घुमा पाएंगे शाफ्ट को। जब शाफ्ट को ज़्यादा नहीं घुमा पाएंगे तो जो शेयर एंगल होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। और जो फाई, अगर शेयर एंगल ही कम हो गया तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये हमें पता है, फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल होता है, ये हमने पढ़ा भी है कि जो शेयर एंगल होता है वो शेयर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फाई कम हुआ, फाई की वैल्यू अगर कम हुई तो शेयर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अब ये बताइए हम चेक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए कि मटेरियल फेल हो जाए। यहाँ पे स्ट्रेस कम आ रहा है, इट मीन्स कि फेलियर के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए, फेलियर के चांसेस डिक्रीज हो गए। ठीक है, रिजिड अगर शाफ्ट लेंगे तो थीटा कम हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, फाई कम हो रहा है। जब फाई मीन्स शेयर एंगल कम होगा तो शेयर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जब स्ट्रेस ही कम हो रहा है, हम क्या चाहते हैं कि बॉडी पे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लगे। ठीक है, स्ट्रेस तो लगना ही है क्योंकि लोड लगा रहे हैं, ट्विस्टिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस तो डेवलप होगा ही, लेकिन किस लिमिट तक होगा हमें वो लिमिट डिसाइड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कम होगा, जितना ही कम होगा तो उस हिसाब से फेलियर भी क्या होगा, कॉम्पोनेंट का कम हो जाएगा, उसके चांसेस होंगे, जो फेल होने के चांसेस होंगे वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, ये था इसका मेन मोटो कि हाँ इसको कम करेंगे तो बाकी क्या इफेक्ट पड़ता है चीज़ों पे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं अब कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शन जो होता है, अब पैरेलल कनेक्शन, सीरीज़ कनेक्शन हमने डायरेक्ट स्ट्रेस में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी उसी तरीके से देखेंगे। सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ में होगा तो सीरीज़ हमें पता है कि इस तरीके से सीरीज़ बनती है। ठीक है, सीरीज़ बनी, हमने यहाँ पे क्या किया, ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड किया। पहले केसेस में क्या करते थे, हम यहाँ पे फोर्स लगाते थे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, हर एक शाफ्ट में सेम आती थी। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की जगह अगर ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक शाफ्ट में, अज्यूम ये पहला शाफ्ट है, दूसरा है और ये तीसरा है, तो यहाँ पे हर एक केस में T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू T3, सबकी वैल्यू सेम होगी। ये कितनी होगी, T के इक्वल होगी, जितनी भी हम ट्विस्टिंग मोमेंट वहाँ पे लगा रहे हैं। ये किस केस के लिए हो गया, सीरीज़ के लिए। और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो क्या होगा, थीटा अगर टोटल पूछ ले कि कितना ट्विस्ट होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, सबका समीशन हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। इसमें कुछ ज़्यादा खास देखने वाला है नहीं, क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम डायरेक्ट सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है और बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहाँ फोर्स होता था, यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा, टॉर्क ले लेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता था, डिफॉर्मेशन होता था, तो यहाँ पे क्या है, ट्विस्टिंग हो रही है, डिफॉर्मेशन की जगह ट्विस्टिंग, और वहाँ पे लोड लगता था और यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। सीरीज़, पैरेलल की बात कर लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल में क्या है, इस तरीके से हुआ करता है, एक के अंदर दूसरा होता था, ये अज्यूम करते हैं पहला है, ये दूसरी शाफ्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा, जो टॉर्क होगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, और जो थीटा होगा, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा। सीरीज़ कनेक्शन में ये वाला केस होगा और पैरेलल कनेक्शन में ये वाला केस होगा। एक और चीज़ बचती है, पावर। बाकी चीज़ों को हमने देख लिया है कैसे करते हैं, पावर कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम सबको पता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क इंटू ओमेगा ये हमने पढ़ा हुआ है, टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, स्पिंडल है या फिर कोई शाफ्ट है, शाफ्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है, जब रोटेट होती है तो ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πn। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, t इज इक्वल्स टू 2πn, दिस इज पावर। t अगर मान लेते हैं, t अगर दिया है न्यूटन मीटर में, और n जो है, n जो दिया है rpm में दिया हुआ है, तो ये जो निकलेगा, t न्यूटन मीटर कर दिया और ये क्या है, rpm में।
आरपीएम में करना है, आरपीएम में कर लो। क्या करना है इसमें, आरपीएस में भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है पावर हम नॉर्मली हम वाट में लेते हैं। वाट में लेने के लिए हम क्या करेंगे 2πn/60 करेंगे। जब न्यूटन आरपीएम में दिया हुआ है तो इसको आरपीएस में चेंज कर लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है ये t × 2πn/60। ये किस में हो गया, जब 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आरपीएम से किस में हो गया, आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो टी क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन मीटर इंटू रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। रिवॉल्यूशन को थोड़ी ना, रिवॉल्यूशन की थोड़ी ना कोई यूनिट होगी, ये तो आरपीएम हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, वर्क होता है, वर्क बाय सेकंड, जूल पर सेकंड इज इक्वल्स टू व्हाट, वाट। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाट आ जाएगा। ये क्या होगा, ये जब रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये पावर की वैल्यू निकल के आ जाती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपका कंप्लीट ही हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया है। ये टॉर्शन ज़्यादा इसमें था नहीं, फॉर्मूले हैं टॉर्शन में, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट अ शाफ्ट ऑफ 125 mm डायमीटर कैन ट्रांसमिट। मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है। कह रहा है कि जो डायमीटर है शाफ्ट की वो है 125 mm। जो शाफ्ट की डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 125 mm। उसके बाद कह रहा है इफ़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ 1 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इन अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, और लेंथ जो दी है 1.5 मीटर दी हुई है। यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क मतलब टी मैक्सिमम यहाँ पे पूछ रहा है। इक्वेशन हमें पता है, आराम से लगा देते हैं, T/J इज इक्वल्स टू τ/r इज इक्वल्स टू gθ/l। सिलेक्शन हमें ऐसे फॉर्मूले का करना है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, g हमें दिया हुआ है, g क्वेश्चन में दिया हुआ है, g इज इक्वल्स टू 70 मेगापास्कल, g इज इक्वल्स टू 70 मेगापास्कल। ये जी की वैल्यू दी है। थीटा हमें 1 डिग्री दिया हुआ है। एल जो है लेंथ की वैल्यू दी है 1.5 मीटर। टॉर्क निकालना है, जे हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायमीटर की वैल्यू दी हुई है। जब सारी चीज़ें दी हुई हैं तो हम यहाँ पे टी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे टी मैक्सिमम पूछा है, किसी पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है। तो टी मैक्सिमम कहाँ होगा, टी मैक्सिमम हमें पता है आउटर सरफेस पे ही होगा कहीं, तो आउटर सरफेस पे होगा। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, d/2। हम r की जगह क्या लेंगे, d/2 लेंगे। तो r, वैसे r वाला टर्म हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम ये दोनों इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, हम ये साइड और ये साइड लेके चल रहे हैं। लिख लेते हैं T/J इज इक्वल्स टू gθ/l। जे की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, जे की वैल्यू निकाल लेते हैं। जे इज इक्वल्स टू क्या होगा, जे इज इक्वल्स टू π/32 d टू द पावर 4, π/32। डी की वैल्यू कितनी है, डायमीटर इज 125 mm, 125 mm ये डायमीटर हो गया। ठीक है, ये जे की वैल्यू आ गई। याद रखना है कि हमने यहाँ पे mm लिया हुआ है, तो सारे यूनिट्स को हम क्या करेंगे, mm में ही रखेंगे। तो जे की वैल्यू निकल गई। अब क्या है कि थीटा 1 डिग्री दिया हुआ है। 1 डिग्री को डायरेक्ट तो हम फॉर्मूले में रखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे mm और यूनिट्स में बात की जा रही है। तो थीटा को हमें, जो हमें 1 डिग्री दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हमेशा याद रखना है कि थीटा जो है डायरेक्ट हम डिग्री में नहीं लिखेंगे। कभी भी टॉर्शन का न्यूमेरिकल आ जाए तो थीटा को हम डिग्री में नहीं लिखेंगे। अगर ऑप्शन में डिग्री आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियन में हम निकाल के उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट करके आंसर को टिक करेंगे। लेकिन कभी भी डिग्री डायरेक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले में नहीं रखी जाएगी, हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, रेडियन में लिखेंगे।
तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 1 डिग्री, इसको क्या कर सकते हैं 1 इंटू पाई बाई 180, तो क्या होता है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब t की वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल्स टू जी थीटा j बाई एल। g की वैल्यू कितनी है 70 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल है ये, दिस इज गीगा पास्कल, सॉरी दिस इज गीगा पास्कल, मेगा पास्कल नहीं दिया है, गीगा पास्कल है ये। तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 1 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, इट मीन्स कि पाई डिवाइड बाई 180 लिख सकते हैं यहाँ पे। जे की वैल्यू क्या है पाई बाई 32, डी की वैल्यू है 125 रेज टू द पावर 4 होल अपॉन, लेंथ कितना है 125 mm, सॉरी लेंथ इज 1.5 मीटर, तो 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा mm में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू अगर निकालनी है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू आ रही है 19.5 किलो न्यूटन मीटर, 9.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, हमने mm में यूनिट रखी है ना, तो ये न्यूटन mm आ गया, हमने mm में रखी है यूनिट, तो पहले क्या होगा न्यूटन mm में आएगा। अगर इसको मीटर में, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन mm दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, अगर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, यही 9.5 किलो न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है ये आ गई। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।